हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का ये लेक्चर 1 है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का पहला हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको पहले से पता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। देखिए, मैं एक बात और कह दूं कि यहाँ पे जो कुछ लिखा गया है इससे आपको परेशान नहीं होना है। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, इसी वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा। इस बात से आप परेशान नहीं होंगे कि कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैं सब कुछ याद कराऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और 5 नंबर वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है बायो-सेवर्ट का नियम। तो देखिए, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोई भी धारावाही चालक है तो किसी धारावाही चालक के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या दिया, सूत्र दिया है। अब वही है, उसी को बायो-सेवर्ट का नियम उसी को कहा जा रहा है। अब क्या सूत्र दिया है उसको हम बताएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझ जाते हैं हम। चलिए, अब समझा ही दे रहे हैं आपको। देखिए, हम इससे पहले जब आप बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, बेसिक हम पढ़ते हैं तो बेसिक में क्या होता है कि ये सपोज्ड एक चालक तार है। ठीक है, ये एक चालक तार है और इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो ऑस्टेट ने ये बताया था कि इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेट ने हमें यही बताया था अपने प्रयोग में कि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परंतु वैज्ञानिक जब आगे आगे आते गए, उन्होंने जब इस पर स्टडी किया तो उन्होंने ऑस्टेट से पूछा कि ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, परंतु मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ऑस्टेट के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो उस समय पर दो वैज्ञानिक आए, एक है बायो, एक है सेवर्ट। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक है। तो बायो और सेवर्ट दोनों ने मिलकर यही बताया कि कोई धारावाही चालक तार है, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारावाही चालक तार में यदि धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र इन्होंने प्रदान किया है। बात समझ में आ गया ना। तो देखिए, वही बात हमने लिखा है कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र है तो उस किसी भी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र दिया गया है। पहली चीज आपको क्लियर हो गया ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं ना, आप कह देंगे कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र प्रदान किया है या एक सूत्र दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये बातें हैं ये आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो पहली बात आप यहां तक लिख देंगे। उसके बाद आता है कि बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने, मतलब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हमें कौन सा सूत्र बताया गया। तो उस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहली बात एक फिगर आपको समझना होगा। ठीक है, वो फिगर क्या है? ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ये क्या है? एक अनंत लंबाई का ये एक चालक तार है और इस चालक तार में हमने I धारा प्रवाहित किया है। ठीक है, देखिए, ये एक चालक तार है, इसमें हमने I धारा प्रवाहित किया। जैसे ही हमने इस I धारा प्रवाहित किया है तो इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है जो है A।
इस बिंदु से यहाँ पर, इस बिंदु से ये एक बिंदु हम यहाँ पे P ले लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए थोड़ा सा मैं 1 मिनट थोड़ा सा इसको कलर ले लेता हूँ। ठीक, देखिए ये सपोज दैट एक चालक तार है जिसमें हमने I धारा प्रवाहित किया। ठीक है, तो जब प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये मान लेते हैं सपोज दैट कि ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इससे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है जो है A। तो A से मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान ज्ञात करना है। अब किसके लिए, यहाँ पे एक अल्पांश हमने लिया है dl, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है ये अल्पांश है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसी की हमें गणना करना है। बात समझ में आ रहा है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें हमने I धारा प्रवाहित किया है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है जो है A, तो A से R दूरी पे एक बिंदु हमने P ले लिया और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। परंतु ये dB हमने लिखा है। dB का मतलब क्या है कि इस अल्पांश लंबाई वाला जो चालक तार है इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आप चाहें तो इसको माना कि करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। हमने क्या यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहली बात, बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में सबसे पहली बात ये बताया कि किसी धारावाही चालक तार में, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारावाही चालक तार कहेंगे ना, तो किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहली बात यही कहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब आपने समझा, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार यही बताया गया कि किसी भी धारावाही चालक तार में यदि हम धारा, मतलब किसी धारावाही चालक तार के लिए जो अल्पांश है, या हम सिंपल में यही कह सकते हैं कि इस अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई वाले चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होता है, वो इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये होता है जी, ये इन्होंने ये बात बताया कि जो dB मतलब अल्पांश लंबाई के कारण जो धारा उत्पन्न होगा, अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये आप बात बोल देंगे ना कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अल्पांश लंबाई है तो अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है जी, इसको समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। उसके बाद दूसरा, पहला हमने जान लिया, दूसरा इन्होंने 4 नियम दिया है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो dB है, वो इस अल्पांश लंबाई के ही क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ रहा है, इस अल्पांश लंबाई के ही क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से फिर से हमें ये मिलता है, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। बात समझ रहे हैं, आप कहेंगे देखिए यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम ही सभी में बोलना है। देखिए यहां पे लिखा गया अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है, ये इन्होंने बताया।
ठीक है। तीसरा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो dB होता है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P, देखिए अल्पांश लंबाई यहाँ पे है और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती जब भी होगा तो 1/, के नीचे लिखते हैं, तो 1/, के नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से हमें समीकरण 3 मिलता है। बात समझ में आपको आ रहा होगा। एक बार और सुन लीजिए। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जब भी कहेगा तो 1/, के नीचे हम लेंगे, और ये जो इस प्रकार समानुपाती का ही चिन्ह रहेगा, बट 1/, के नीचे ले लेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो देखिए रटना नहीं है, मैं आपको समझाकर याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए समझकर याद करने का, इसमें कुछ नहीं है, हम यहीं से सब कुछ बोल रहे हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना? तो वही बात है। चौथा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो dB होता है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। कोण जो है इनके बीच बने कोण की, तो यहाँ पे हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए अभी हम आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए थीटा है तो थीटा को कोण हम कहते हैं, ये थीटा क्या है, कोण है। साइन क्या है, साइन को हिंदी में हम ज्या कहते हैं, जब भी इसको कभी हम परिभाषा में या नियम में इस्तेमाल करते हैं तो साइन को ज्या कहते हैं और थीटा मतलब कोण है। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना? एक एक पॉइंट्स हमने बोल रहे हैं। अब इन दोनों अल्पांश के और बिंदु P के बीच बना कोण है ना, तो इसीलिए यह कहा जा रहा है। तो एक बार और सुन लीजिए। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो dB, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यहां से हमें 4 ये समीकरण मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 समीकरण मिलता है। देखिए अब इन चारों का हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे dB है, dB है, dB है, dB है, मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सभी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या होंगे, अगर समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों को आपस में मिलाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा जो dB है, dB जो क्या होगा, हम ऐसे ऊपर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को मिलाने पर, ठीक है। तो मिलाने पर क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है कि जो dB है, जो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो समानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर के। ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए ये I है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो हमने एक साइड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लिया। ये सभी आपस में गुणा कर लेंगे, तो I गुणा करेगा dl में, तो I dl, फिर से ये साइन थीटा गुणा हो जाएगा, तो I dl साइन थीटा, और ये r स्क्वायर है तो नीचे जाएगा ना, 1 आकर ऊपर गुणा कराएगा, r स्क्वायर नीचे गुणा कराएगा, तो वही हुआ है। अरे भैया अगर कुछ ना समझ में आए तो 1 यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 1 ऊपर गुणा हो जाएगा, r स्क्वायर यहाँ पे गुणा होगा, तो बात तो वही होगा ना, बात तो वही होगा यहाँ पे।
बात तो यही आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज में रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। देखिए, समानुपाती के चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई एक नियतांक आता है, और उसके बाद आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा और बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये जो फॉर्मूला मिला, यही फॉर्मूला है आपका किसका? यही फॉर्मूला है बायो सेवर्ट के नियम का। जहां पर ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रूव। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात नोट में याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। ये क्या है? एक नियतांक है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। कुछ भी नहीं है, यही आपको याद करना है, याद भी नहीं करना है। ये अगर आप फिगर समझ गए हैं तो देखिए किसका किसके समानुपाती होगा। जो अल्पांश लंबाई के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती हो जाएगा। दूसरी बात कि इस अल्पांश लंबाई के समानुपाती हो जाएगा। तीसरी बात इस कोण के ज्या के समानुपाती हो जाएगा, जो साइन थीटा के। और चौथा है कि जो दूरी है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और जब चारों को हम मिला देंगे तो सिंपल सा हमें ये गणना करके हमें मिल गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे मान लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ना है, तो यूट्यूब पर लिखिए एम्पियर का परिपथीय नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।